हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। उसमें से 7 प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। सो कीप कॉन्सेंट्रेट। ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट के लिए और ज्यादातर यूज भी इसी का ज्यादा होता है। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 8, let A be a square matrix and B be a matrix obtained from A। किस तरह से obtain होगा? By adding to a row of a scalar multiple of another row or column of A then। मतलब B मैट्रिक्स जो हमें निकालना है वो किस तरह से निकालना है? हमने ऑलरेडी एक जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस की थी कि अगर किसी रो या कॉलम को कोई स्केलर वैल्यू, नॉन जीरो स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर दूसरी रो के अंदर ऐड किया जाए, आपको याद होगा तो हम उसे कहते थे RI, एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर हमने देखा था दैट RI प्लस RJK, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन था हमारा। मतलब हमें जो यहाँ पर B मैट्रिक्स निकालना है वो किस तरह से निकालना है? एक तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करना है A, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में से आपको B मैट्रिक्स निकालना है बाय एडिंग टू अ रो ऑफ A a scalar multiple of another row। ओके, मतलब एक रो के अंदर दूसरी रो को ऐड करना है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं पहले क्या लूंगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा। क्या लूंगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज जो हमें पता है हम वैसा एक कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं। Then example 1 2 3 4 5 6 7 8 6। सपोज ये मेरा डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, हम निकाल लेते हैं। पता तो है, हमने आगे भी ये एग्जांपल दिया था। अब B जो मैट्रिक्स है उस पर हम A मैट्रिक्स के ऊपर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या? R1 changes in R1 by 2 multiplication of R2। ठीक है, मतलब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कीजिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो तो हमारा B मैट्रिक्स हमें इस तरह से मिलेगा obtained from A by adding to a row of a scalar multiplier of another row। ओके, ये सेम ऑपरेशन आप कॉलम पर भी कर सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में कॉलम भी दिया गया है। क्लियर? चलो तो अब ये हमारी सेकंड रो है। कौन सी रो है? सेकंड रो। और सेकंड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट रो के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है, चलो तो हमारा यहाँ पे चेंजेस जो होगा वो कहां पर होगा? सिर्फ R1 के अंदर चेंजेस होगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे सेकंड रो को तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, नहीं, वो किस लिए बोला है? क्योंकि उसे हमें 1 में ऐड करना है, इसलिए सिर्फ चेंजेस कहां होगा? R1 के अंदर होगा। ठीक है, चलो सो बाकी की दो रो सेम ही रहेगी, तो मैं उसे लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, 7 8 6। अब फर्स्ट रो में जिस तरह से हमने कहा है कि R2 जो रो है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 1 मींस 9। राइट? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 2 मींस 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 3 मींस 20। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा कि दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो होगी वो सेम। ठीक है, तो हम दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्ट में लिखूंगा वैल्यूज, तो ध्यान रखिएगा दैट 1 मल्टीप्लाइड विद 5 6 30 minus 8 6 48
plus is 36 and minus 3 into 3 is minus 9. सही है? 18 ये होगा -18 2 जा plus 36 या -3 into plus 3 minus 9. So 27 minus plus 36 it is 3 and 6 9. Okay, plus 9 is the answer. Now determinant of b, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसी तरीके से 9 in bracket 30 minus 48, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है. So next minus 12, ये तो सेम ही रहेगा, 24 minus 42 plus 15. चलो तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, 32 minus 35. चलो सो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? सो कॉमन निकलेगा आपका 3, यहाँ पे रहेगा 3 into, अगर कॉमन नहीं निकालना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. ओके, सो ये होगा -18 into 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 162. सो -162. ओके, यहां पर ये कितना होगा? -18 into +12. सो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 180 plus 36 into 12 करेंगे ना -18 को, तो कितना होगा? 180 plus 36 it is 216 पॉजिटिव. और यहाँ पर -3 और -3 -45. चलो सो आप ऐड करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा? एलसी यूज करना, -162 -45. सो इट इज 207 -207 plus 216 indirectly it is 9. Okay, so answer will be your same. यहाँ का भी आंसर 9 and यहाँ का भी आंसर 9. Clear? So प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है कि किसी भी रो को अगर आप कोई स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हो और किसी रो में ऐड करते हो तो भी उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस होगा नहीं. ओके, सो इनडायरेक्टली एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था हमारा, उससे मैट्रिक्स के अंदर अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा. मतलब अगर आप चाहे तो किसी डिटरमिनेंट के लिए अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करो और आपको 0 वैल्यू मिल रही है तो भी उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब उसके रेसिप्रोकल आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी. समझ रहे हो? इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 8. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that let A be a square matrix of order n greater than or equal to 2. मतलब 2 cross 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, such that each element in row of A is 0, then determinant A is equal to 0. It's very easy properties, but अच्छे से ध्यान ये रखना है कि इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर आइदर एक रो या एक कॉलम उनके सारे एलिमेंट अगर 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली इट इज 0, राइट? क्योंकि हम किसी भी प्रिंसिपल रो, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उससे हमें पता है कि हम किसी भी रो या कॉलम से
5 6 है। अगर इस तरह से है और इसका एक कॉलम अगर 0 है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या होगा, सी। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल को इसे लेंगे, ठीक है। तो 0 इसकी साइन पॉजिटिव होगी और उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो, सो 12 माइनस 50, इसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है 4 प्लस 1 होगी, ऑड पावर मींस नेगेटिव। ओके, नाउ उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6 माइनस 12 एंड थर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। सो 0 इनटू उसका कोएफिशिएंट फैक्टर क्या होगा, दैट 5 माइनस इट इज 8। ओके, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय every element is 0। so किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर आपकी एक रो और अगर एक कॉलम ये सारे एलिमेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इट इज वेरी इजी प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 10। if a matrix A is diagonal matrix, okay, we already learned about matrices and types of matrices में हमने देखा था कि diagonal matrix क्या होता है। so अगर नहीं पता है तो मैं अभी फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि diagonal matrix means ऐसा square matrix कि जिसके diagonal पर जो एलिमेंट है उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे 0 है, तो उसे हम कहते हैं diagonal matrix। as an example हमारे पास एक diagonal matrix है, मैं 3 क्रॉस 3 के लिए diagonal matrix कंसीडर कर रहा हूँ, that 1 0 0 0 2 0 and 0 0 3। ठीक है, ये मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का फिर से डेफिनेशन कि डायगोनल इसे डायगोनल कहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे 0। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो भी है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो लेट्स वी चेक अबाउट फॉर दिस डायगोनल मैट्रिक्स कि उसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, डिटरमिनेंट A जो होगा वो इन तीनों चीज का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 into 2 into 3 इट इज 6 मिलना चाहिए, बट हम एक्सपांशन करके देखेंगे कि 6 मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सो एक्सपांशन में यूज करूंगा फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 into 3 6 minus 0, बाकी दोनों एलिमेंट तो 0 ही है तो वो तो 0 ही रहेंगे, आंसर मिल रहा है मुझे 6 मींस मेरी प्रॉपर्टी नंबर 10 सही है। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 10 इट्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए किस लिए कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो डायगोनल पर जो भी एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11। इफ A and B are matrices of the same order, मतलब दोनों अगर सेम ऑर्डर के अलग अलग नहीं, A and B both are सेम ऑर्डर होगा तो A and B का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो उन दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन के डिटरमिनेंट जितना होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जांपल लेने के लिए मैं 2 क्रॉस 2 ही लूंगा, अगर आप चेक करना चाहो तो 3 क्रॉस 3 से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो सो एक एग्जांपल के तौर पर A में ले रहा हूँ 2 क्रॉस 2 कोई भी, दैट 1 2 3 4 एंड B कंसीडर कर रहा हूँ मैं दैट 5 6 7 8। चलो मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब पहले तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप पता है किस तरह से होता है। ठीक है ना, ऑर्डर दोनों का सेम है सो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ओके, चलो सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 multiplied with 5 2 multiplied with 7, first row second column 1 multiplied with 6 and
and 2 multiplied with 8. Second row, first column, 3 multiplied with 5 and 4 multiplied with 7. Now second row, second column, 3 multiplied with 6 and 4 multiplied with 8. चलो एडिशन करोगे आपको क्या मिलेगा? 19, 22, 43 and 14, 50. चलो तो हमें ये मिला है, ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? तो 90 मल्टीप्लाइड विद 50। चलो 950, ओके, माइनस 22 3 जा 66, 22 4 जा 88 plus 6 is 94. So answer is oh my god. चलो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसके लिए। पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 4 minus 6, it is -2. ओके, 4 minus 6, it is -2. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? 40 minus 42. Indirectly ये भी क्या होगा? -2. And -2 into -2, it is 4. So indirectly हमारी जो 11th प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो उन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करके जो डिटरमिनेंट मिलेगा उन दोनों को डिफरेंट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल है हमारे लिए 11th। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है। इसे बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज भी किया गया है और मेन थी अगर आप प्रॉपर्टी जानते हो तो बहुत शॉर्ट में उसका सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बहुत लंबा एग्जांपल होगा इसके लिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑफ ऑर्डर n, मतलब 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, तो n is equal to 2 3 4 कोई भी हो सकता है। then Cij is the cofactor matrices of A। then अगर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो उसके ऑर्डर के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। आपको ऐसा तो पता नहीं चलेगा बट एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टी का मतलब पहले समझा देता हूं कि ये प्रॉपर्टी नंबर 12 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप कोफैक्टर पूरा मैट्रिसेस उसका फाइंड आउट करो, जिस तरह से हमने इनवर्स के लिए फाइंड आउट किया था। तो जो कोफैक्टर से बनता है मैट्रिसेस और उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो जितना भी उसका ऑर्डर होगा उसके साथ मल्टीप्लाइड होता जाएगा, ठीक है। तो कभी-कभी सिंप्लिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान दीजिए, एग्जांपल लेके समझते हैं हम, ठीक है। चलो सो आपके पास सपोज एक ऐसा डिटरमिनेंट दे रहा हूं जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे कि ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 6। इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी अभी वो होती है 9, ठीक है। अब मैं उसका C फाइंड आउट करूंगा। C क्या है कि इसके सारे एलिमेंट से जो कोफैक्टर बनता है उससे आपको मैट्रिसेस बनाना है, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से 1 का कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है वो तो पता ही है, मैंने
so it is 18. ओके, एक के लिए, फिर 2 के लिए उसकी पोजीशन होगी 1 + 2, मतलब ये तो पावर इवन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसके लिए 24 - 42, तो ये भी क्या रहेगा -18, ठीक है। और बेटर विजन मैं ये कर देता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये होगा 80 -80, ये भी होगा -80। 3 के लिए, 3 के लिए क्या होगा 32 - 35, so it is -3। now 4 के लिए इसकी रो और कॉलम निकाल दो, so 2 × 6 = 12 minus 24, so it is -12। और हाँ उसी पोजीशन, सॉरी, -1 raised to 2 + 1, इसकी पोजीशन -1 raised to 1 + 3, so ये तो रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 5 के लिए, इसके लिए so 1 × 6 = 6, उसकी पोजीशन 2 + 2, मतलब इवन रहेगी, so 6 - 21, so it is -15। 6 के लिए, इसके लिए 8, उसकी पोजीशन 2 + 3, so 8 - 14, so it is +6, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 7 के लिए 12 - 50, उसकी पोजीशन क्या रहेगी 3 + 1, और 7 के लिए है तो 2 × 6 = 12 - 50, so it is -3। 8 के लिए -1, उसकी पोजीशन 3 + 2, उसकी पोजीशन 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, चलो, so 6 - 12, चलो, तो ये नेगेटिव होगा, so ये प्लस हो जाएगा। एंड लास्ट 6 के लिए उसकी पोजीशन 3 + 3, चलो 5 - 8, कितना होगा -3। चलो फिर से चेक करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहला एलिमेंट होगा 30 - 48, दिस इज -18, ओके। सेकंड एलिमेंट 2 के लिए, सो ये -1 होगा और ये -18 होगा, सो माइनस माइनस प्लस +18। थर्ड के लिए 32 - 35, और इसकी साइन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, सो -3। चलो फोर्थ के लिए इसकी साइन नेगेटिव होगी, -12 और माइनस माइनस +12। नेक्स्ट 5 के लिए इसकी साइन पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर जो भी आंसर रहेगा वो 6 - 21, इट इज -50। 6 के लिए उसकी पोजीशन होगी -2 + 3, मतलब नेगेटिव होगा, और यहाँ जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, सो नेगेटिव × नेगेटिव +6। चलो नेक्स्ट 7 के लिए, तो उसकी पोजीशन होगी 3 + 1, मतलब पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा तो 12 - 50, सो -3। नेक्स्ट 8 के लिए, तो उसकी पोजीशन होगी 3 + 2, मतलब ये रहेगा नेगेटिव, सो यहाँ पर -6 × +1 +6, और लास्ट आंसर इज ये पॉजिटिव 5 - 8 इज -3, ओके। चलो हमें कोएफिशिएंट फैक्टर मिल गया, पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिसेस
माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45 माइनस 36 ओके। नेक्स्ट उसकी साइन नेगेटिव आएगी सो माइनस 18 12 3 जा माइनस 36 प्लस 18 and last minus 3 in bracket 12 6 72 minus minus plus आगे माइनस होगा 45। चलो आंसर क्या आएगा 36 में 45 minus 36 it is 9 and minus 18 9 is minus 162 okay yes next minus 36 plus 18 into minus 18 so 18 into 18 whole square is minus 324 sorry yes minus minus plus now 72 minus 45 so it is 22 plus 5 27 plus 27 and 3 0 so it is minus 81 so indirectly 1 3 14 243 minus plus 324 so answer will be 81 ओके। चलो तो अब हमें जो रिजल्ट है वो चेक करना है। रिजल्ट ये है कि कोएफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपके डिटरमिनेंट से n-1 पावर पर होगा। तो इनडायरेक्टली मेरा जो कोएफिशिएंट आया है वो कितना है 81 है और डिटरमिनेंट a जो आया था वो क्या था मेरा 9। सो इनडायरेक्टली आप देखना कि कोएफिशिएंट is equal to a raised to n means मेरा क्या था 3 minus 1 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर था मेरा कौन सा ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 so n is equal to 3 minus 1 मतलब 2 तो 9 का स्क्वायर हो गया so 9 का स्क्वायर is equal to your coefficients determinant क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट 12th प्रॉपर्टी है और 12th प्रॉपर्टी से हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ठीक है। तो अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको हर एक स्टेप नेक्स्ट एक्सरसाइज का अच्छे से पता चले ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4